अच्छा जी, पीछे मैंने आपसे हार्मोनल रेगुलेशन डिस्कस कर लिया। अब हमने बात क्या करनी है, मैंने बात करनी है आपसे हार्मोनल रेगुलेशन के बाद एलोस्टेरिक रेगुलेशन की, ठीक है, जो कि कोवेलेंट रेगुलेशन हम डिस्कस करने के बाद एलोस्टेरिक रेगुलेशन पे आ चुके हैं, ठीक है। अब एलोस्टेरिकली मैंने आपको बताया था कि दो तरह से होता है कि एक तो सबस्ट्रेट के थ्रू, कि जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा प्रोसेस उतना फेवर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे तरीके से किस तरह से कि आपके पास एनर्जी स्टेटस ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, आइदर बॉडी के अंदर एएमपी का लेवल हाई है, एटीपी का लेवल हाई है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इसको ज़्यादा बात को खींचेंगे नहीं, हम फटाफट से इसको फटाफट से कर लेते हैं। होगा क्या एलोस्टेरिक रेगुलेशन के अंदर, एक ज़रूरी बात तो आपने याद रखनी है, वो ये है कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन पोटेंट होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है। यानी कि अगर एलोस्टेरिक अफेक्टर्स मौजूद हैं, इनहिबिटर्स हों या पॉजिटिव अफेक्टर्स हों, ठीक है, अगर वो मौजूद हैं तो वो हार्मोनल रेगुलेशन को ओवरराइड कर सकते हैं। हार्मोनल कैन ओवरराइड हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। अगर यानी कि बॉडी के अंदर एलोस्टेरिकली जो है वो सब्सटेंसेस मौजूद हैं, तो हार्मोनल रेगुलेशन अगर हुई भी है, हार्मोन्स कोई और तरह का मैसेज दे रहे हैं, लेकिन अगर एलोस्टेरिक सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन हाई है तो वो ओवरराइड कर देंगे इफेक्ट को, ठीक है। और वो खुद जो है वो प्रोसेसेस की फॉस्फोराइलेशन वगैरह प्रोटीन्स की करवाना शुरू कर देंगे और उनको एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करवाएंगे। देखें, बात ये है कि प्रोटीन्स जो है ना, उन्होंने काम करना है अपना फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एक्टिव होकर, ठीक है, या फिर डीफॉस्फोराइलेशन के थ्रू एक्टिव होकर, ठीक है। अब बात यह है कि इनको फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन जो है वो हार्मोन्स भी करवा सकते हैं इनकी, और इनको एलोस्टेरिक अफेक्टर्स भी करवा सकते हैं, ठीक है। एलोस्टेरिक अफेक्टर्स अगर ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर हार्मोन्स का सिग्नल है फॉस्फोराइलेशन का, ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं बॉडी को स्टेट को देखते हुए, एनर्जी स्टेट या सबस्टेट को देखते हुए कि डीफॉस्फोराइलेशन करवाई जाए, तो ये इसको ओवरराइड कर देंगे, ठीक है, और ये डीफॉस्फोराइलेशन ही करवाएंगे और प्रोसेस जो है वो डीफॉस्फोराइलेशन वाला ही चलेगा। बताने का मकसद सिर्फ ये था। आगे हम देखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, ये बात याद रखें। अच्छा, ये जो रेगुलेशन का प्रोसेस है ना, इसको हम लिवर और मसल में सेपरेटली देखेंगे, क्योंकि लिवर और मसल में ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि मसल के पास फॉस्फेटेज नहीं है, तो वो एज सच जो है वो डायरेक्टली ग्लूकोज रिलीज़ नहीं करता। तो हम लिवर और मसल के लिए इसको अलग अलग देखेंगे, ठीक है। और 4 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ क्या है, वो लिवर के लिए और मसल के लिए सेम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि एनर्जी स्टेटस ऑफ बॉडी एएमपी आ जाता है, ठीक है, या एटीपी आ जाता है। फिर उसके बाद ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो मसल्स के लिए तो नहीं है, क्योंकि मसल्स के अंदर ग्लूकोज एज सच बनती ही नहीं है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, हाँ, अलबत्ता जो है वो लिवर के लिए मौजूद है, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली बच्चों, देखें, वेल फेड स्टेट जब है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो वो कन्वर्ट होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस स्टेट में क्या हो, हम चाहते हैं कि इस स्टेट के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस करवाई जाए, ठीक है, सिंथेसिस करवाई जाए ग्लाइकोजेनेसिस की, ग्लाइकोजन की, ठीक है। तो उसमें हम चाहते क्या हैं कि ये जो अफेक्टर्स होंगे ये क्या करें, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज यानी जो तोड़ने वाला एंजाइम है उसको इनएक्टिव कर दें और ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट कर दें। तो जब भी इनका लेवल हाई होगा यही वाला काम करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब इनका लेवल लो होगा तो ये इसके ऑपोजिट काम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें, तो अगर मैं कहूँ कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है इधर और ग्लाइकोजन सिंथेज है इधर, ठीक है, ये ग्लाइकोजन सिंथेज है। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या काम करवाता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो कन्वर्ट करवाता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर, और ये ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है। अगर मैं आपसे यहाँ इस तरह से बात करूँ तो आप क्या कहेंगे कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के लिए पॉजिटिवली काम कौन कर रहा है, पॉजिटिवली काम कौन कर रहा है, पॉजिटिवली काम करेगा एएमपी, यानी कि अगर बॉडी की एनर्जी स्टेट लो होगी, ठीक है, एएमपी बॉडी की एनर्जी स्टेट लो है, तो हम क्या चाहते हैं कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज तोड़ के ग्लूकोज बनवाए, ग्लूकोज से हम ग्लाइकोलाइसिस करवाएं और एनर्जी स्टेट को नॉर्मल कर लें। तो इसका पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर कौन है, एएमपी। इस तरह इसका नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर कौन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज, ठीक है, यानी ग्लूकोज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब भी इनका लेवल बॉडी के अंदर हाई होगा तो वो इस एंजाइम को इनएक्टिवेट करवाएंगे, ताकि ये वाला एंजाइम एक्टिवेट हो और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो, क्योंकि इनका हाई होने का मतलब है कि बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज मौजूद है, वेल फेड स्टेट है, ठीक है। इस तरह ग्लाइकोजन सिंथेस जो है उसके लिए पॉजिटिव काम कौन कर रहा है, ठीक है, इसके लिए भी कौन काम करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, इन द केस ऑफ मसल, इन द केस ऑफ लिवर, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो लेवल है वो इसके लिए पॉजिटिव एलोस्टेरिक फैक्टर है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें, सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, मैंने ही मिस्टेक की है कि यहाँ पर आना था एटीपी, ठीक है। मैं ये आपको बताती हूँ इसकी रीज़न, ये एटीपी का स्टेटस है। एएमपी जो है ना वो आपने एएमपी को एम से याद रखना है, एम जो है वो मसल में, तो एएमपी जो है ना वो मसल के लिए, मसल की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होगा, और एटीपी जो है वो लिवर में आएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की रेगुलेशन है वो किससे हो रही है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की रेगुलेशन एक एटीपी से हो रही है, ठीक है, ग्लूकोज से हो रही है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ये लिवर का केस में हमने बात कर ली, ठीक है, तो लिवर के अंदर हमने 3 को देख लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, ग्लूकोज को, इसके अलावा एटीपी को, ठीक हो गया। अब आगे हम बात करें
यहाँ पर मसल की, ठीक है। तो मसल की बात यहाँ करेंगे, यही ग्लाइकोजन है, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आ गया, और ग्लाइकोजन सिंथेज के थ्रू ये कन्वर्ट हो रही है दोबारा, ग्लाइकोजन सिंथेज के थ्रू ये कन्वर्ट हो रही है दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो इसमें मसल के केस में कौन अफेक्ट करता है? मसल के केस में बच्चों ग्लूकोज नहीं आएगा, ठीक है। मसल के केस में ग्लूकोज नहीं आएगा। मसल के केस में अफेक्ट करने के लिए कौन है? मसल के केस में एटीपी है, ठीक है। एटीपी है जो कि लिवर के पास भी था, मसल के पास भी है, ठीक है। एटीपी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है? एएमपी, 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 एएमपी अगर ज़्यादा है तो इसके लिए पॉजिटिव एलोस्टाइक का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि एएमपी अगर ज़्यादा होने का मतलब है कि बॉडी जो है वो लो एनर्जी स्टेट में है, यानी कि वो फैट स्टेट में नहीं है, वो फास्टिंग स्टेट में है, तभी एनर्जी लो है। एएमपी का लेवल हाई होने का मतलब है कि मसल को ज़रूरत है कि वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाए, और ये किस कंडीशन में होता है? एक्सरसाइज कंडीशन में भी। आपको बता दूँ कि एएमपी का लेवल हाई क्यों होता है, ठीक है। और तीसरा इसका क्या है? तीसरा इसका है आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पर इसका अफेक्टर क्या है? यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि हमने जो है वो लिवर के केस में भी डिस्कस किया है, यही इसका पॉजिटिव अफेक्टर है। अब अच्छा बात ये है कि अब मैंने लिवर और मसल को मैंने सेपरेट बता देती हूँ आपको, ठीक है। लिवर के लिए आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और एटीपी है, ठीक है। लेकिन मसल के लिए क्या है? ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, एटीपी है और एएमपी है। तो अक्सर मैं आपको बताऊँ हमारे सेंडअप के क्वेश्चन में ये आया था कि लिवर और मसल में ग्लाइकोजन मेटाबॉल की एलोस्टेरिक जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की एलोस्टेरिक रेगुलेशन है उसका क्या फ़र्क है? तो ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद बात ये है कि जी एएमपी का लेवल मसल के अंदर हाई क्यों होता है? तो याद रखें कि मसल जो है वो एनोक्सिया की कंडीशन को, एटीपी डिप्लीशन को फेस करते हैं, ठीक है। यानी अगर ऑक्सीजन कम हो जाए, खास तौर पे एक्सरसाइज की कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो एक्सरसाइज की कंडीशन के अंदर वो एएमपी के लेवल के जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो एएमपी का लेवल जो है वो मसल में इसलिए बढ़ जाता है, तो फिर ये एएमपी इसको रेगुलेट करता है। लेकिन लिवर के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लिवर के केस में क्या है? एएमपी नहीं है, और मसल के केस में क्या है? ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि मसल डायरेक्टली जो है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ही बना सकता है। अब जब बच्चों हमने एनर्जी स्टेटस को भी देख लिया और एटीपी वगैरह के लेवल को भी देख लिया, अब रोने लग गया कौन हमारे पास? कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम रोने लग गया। कैल्शियम कहता है कि मैं भी तो कोई काम करूं। तो कैल्शियम को हम कैल्शियम का हम काम कैसे देखते हैं? कैल्शियम तब रिलीज होगा बच्चों में सेल के अंदर जब सेल जो है वो एक्सरसाइज कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा। कैल्शियम जब रिलीज होता है तो वो क्या करता है? अगर तो बच्चों एपिनेफ्रीन आकर बाइंड करती है, ठीक है, एपिनेफ्रीन आकर बाइंड करती है अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर अगर बाइंड करती है तो उसके नतीजे में कैल्शियम रिलीज होता है बॉडी से, सेल के अंदर। और अगर आपने ये पाथवे पढ़ा होगा, वो डैग वाला पाथवे, ठीक है, जिसमें हमारे पास IP3 और डैग वाला पाथवे है, उसमें कैल्शियम जो है वो सेल में रिलीज होता है, ठीक है। और ये कैल्शियम जो है फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे करता है। और अगर यही एपिनेफ्रीन आकर बाइंड करती है बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर, तो क्या होता है कि CAMP सिग्नलिंग होती है। तो रिसेप्टर का फ़र्क है, और ये रिसेप्टर का फ़र्क आपके पास लिपन कॉट में गिवन है, ठीक है। तो आपने इसको अपने जहन में रखना है। अगर A1 अल्फा 1 रिसेप्टर होंगे तो कैल्शियम रिलीज होगा, और अगर बीटा 1 रिसेप्टर होंगे तो CAMP सिग्नलिंग होगी, ठीक हो गया। अब बात होती है आगे कैल्शियम की। बच्चों जब भी जो है वो कैल्शियम आता है ना, ठीक है, तो कैल्शियम क्या करता है? यहाँ पे देखते हैं। कैल्शियम आता है, ठीक है, कैल्शियम जो है वो रिलीज हो गया सेल के अंदर, उसका लेवल हाई हो गया, तो वो कैल्शियम कॉलमोडेलिन के साथ बाइंड करता है और कैल्शियम कॉलमोडेलिन कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम कॉलमोडेलिन कम्प्लेक्स जो है ना, ये बहुत सारे प्रोटीन्स की कन्फर्मेशनल चेंज करवाता है, यानी वो प्रोटीन्स जो कि इनएक्टिव स्टेट में थे, यानी अपनी B फॉर्म में मौजूद थे, उन प्रोटीन्स को ये एक्टिव स्टेट में यानी कि अपनी A फॉर्म में कन्वर्ट करवा देता है विदाउट फॉस्फोराइलेशन। देखो कोई फॉस्फोराइलेशन तो नहीं ना हुई, लेकिन अगर मियरली सिर्फ कैल्शियम का लेवल हाई है, ठीक है, तब भी ये सारा काम हो जाएगा और कैल्शियम भी इस प्रोसेस को रेगुलेट करवा लेगा विदाउट इवन फॉस्फोराइलेशन। यानी कि अगर किसी कोई एंजाइम जो है जिस तरह ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है वो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एक्टिवेट हो रहा है, तो अगर कैल्शियम का लेवल हाई है तो वो उसको एक्टिवेट करवा लेगा, ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एक्टिवेट करवा लेगा विदाउट इवन प्रोटीन काइनेज की प्रोटीन काइनेज यानी ग्लूकागॉन सिग्नलिंग या एपिनेफ्रीन सिग्नलिंग, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोटीन काइनेज को कहेगा कि चलो तुम जाकर उसकी फॉस्फोराइलेशन करो, सारे पाथवे को क्रॉस करता 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 इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोटीन काइनेज A के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज लेकर आएगा और उसको उसकी एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करवाएगा और फिर ये सारा सिग्नल करवा लेगा। बुक में जो आपकी एग्जांपल गिवन है वो प्रोटीन काइनेज A के लिए नहीं दी हुई, उन्होंने वो फॉस्फोराइलेज काइनेज के लिए दी हुई है कि ये फॉस्फोराइलेज काइनेज की जो है वो अगर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में देखें तो ये फॉस्फोराइलेज काइनेज की जो है वो डायरेक्टली भी फॉस्फोराइलेशन करवा सकता है, ठीक है, और उसको उसकी B फॉर्म से A फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है विदाउट इवन प्रोटीन काइनेज A। प्रोटीन काइनेज A नहीं भी है जो इसको कन्वर्ट कर रहा था नॉर्मली हार्मोनल रेगुलेशन में, तब भी कैल्शियम जो है काम करके इसकी आगे फर्दर पूरे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सकता है।
आगे बच्चों एक छोटी सी बात बस रह गई है, वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि लिवर के अंदर जब जो है ना वो कैल्शियम बाइंड करता है किसके साथ, एपिनेफ्रिन जब बाइंड करती है किसके साथ, अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर के साथ, तो कैल्शियम सिग्नलिंग होती है, ठीक है, और CAMP सिग्नलिंग, कैल्शियम सिग्नलिंग होती है बाय डैक पाथवे। अब होता क्या है कि जब भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होती है तो बॉडी से एपिनेफ्रिन रिलीज होती है किडनी के एडिनल मेडुला वगैरह से। एपिनेफ्रिन जाकर यही इस तरीके से अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर ऑफ लिवर पे बाइंड करती है, हेपेटोसाइट में रिसेप्टर मौजूद होते हैं, एपिनेफ्रिन इनके ऊपर आकर बाइंड करती है और यहाँ पे कैल्शियम सिग्नलिंग होती है और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब यहाँ पर कोई हार्मोन का मसला नहीं था, ठीक है, बॉडी की वेल फेड फैट स्टेट का कोई मसला नहीं था, इसके अलावा ATP सबस्ट्रेट्स वगैरह का कोई मसला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मियर कैल्शियम सिग्नलिंग की वजह से भी ये पाथवे एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ तक हमने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन को डिस्कस कर लिया और होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।